तो चलो भाई आज के लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास के बारे में बेटा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, है ना। फ्रेम चेक कर लेते हैं, बहुत जरूरी है फ्रेम चेक करना, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी, तो भैया सेंटर ऑफ मास सब लोगों को पता है कि ये हमारा एक इमेजिनरी पॉइंट होता है ना। इमेजिनरी, ओ भाई साहब कितना गजब इमेजिनरी लिखा है, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर हम क्या बोलते हैं, जहां पर हम बोलते हैं होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी क्या रहती है, ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा, जहां पर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास बॉडी का क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। अच्छा, पहली चीज तो ये रही। दूसरा पॉइंट, हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या जाना है बेटा, हमने ये जाना है कि भैया सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है टुवर्ड्स द हेवियर साइड, टुवर्ड्स दी हैवियर साइड। ठीक है बेटा, ये तीन पॉइंट्स हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में देखे। ठीक है, जिसमें से क्या था कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, जहां पर हम मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, या फिर जहां पर बॉडी अपने आप को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। ठीक है बेटा, दूसरी चीज है बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। और तीसरी चीज क्या है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी की अपने आप को शिफ्ट कर लेता है टुवर्ड्स दी हैवियर साइड। ठीक है सर, तो अब यहां पर दो चीजें आती हैं सर। पहला तो आता है हमारा डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है सर, पहले यहां पर हमारा जो केस बनता है, जो केस 1 है वो बनता है सर डिस्क्रीट मास सिस्टम का, डिस्क्रीट मास सिस्टम का वो बनता है सर। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रीट मास सिस्टम में आता है बेटा हमारा, डिस्क्रीट मास सिस्टम में आता है कि सर हमारे रिजिड मासेस रखे हुए हैं m1 और m2, है ना बेटा। मैंने रेफरेंस के लिए एक ओरिजिन ले ली, है ना बेटा। यहां पर हमने एक ओरिजिन ले ली, y एक्सिस या x एक्सिस ओरिजिन ले ली बेटा o, है ना। और यहां पर ये क्या बेटा, ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है ना बेटा। ये क्या है हमारे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2। अब मान लेते हैं कि भैया यहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, आरसीएम। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो बेटा आरसीएम क्या होगा, आरसीएम हमारा होगा ऑब्वियस सी बात है m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर मैं ycm निकालना चाहूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, m1 v1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ycm कह रहा हूं। vcm निकालना चाहूं तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब तीसरा एसीएम निकालना चाहो तो कुछ नहीं है बेटा, इसको क्या कर देंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब आरसीएम, आर वेक्टर की जो जनरल फॉर्म होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, सबको पता है ना बेटा। तो यहां पर r1 का लिखा जाएगा, r1 के लिए लिखा जाएगा x1 y1 z1, r2 वेक्टर लिखा जाएगा कैसे, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। सिमिलरली rcm वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, rcm वेक्टर लिखा जाएगा xcm i कैप ycm j कैप प्लस में zcm k कैप, है ना। तो भैया यहां से अगर मैं x वाले को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया मेरा जो xcm आएगा वो आ जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, ycm निकालूंगा तो भैया ycm में आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। zcm को कंपेयर करूंगा तो m1 z1 m2 z2 प्लस m1 प्लस m2। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है बेटा, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे तो जनरली जो फॉर्मूले यूज होंगे वो ये वाले यूज होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, है ना। क्योंकि हमेशा जब भी मैं सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, है ना, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं बेटा, तो मैं यहां पर हमेशा एक्सेस क्रिएट करके करता हूं, एक रेफरेंस ओरिजिन लेके करता हूं कि पहले मैं एक रेफरेंस ओरिजिन ले लूं, उसके बाद मैं क्या करूं, क्वेश्चन को
सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगी, सिंपल से स्टेप्स मैंने बताए करने के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला आप देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि किसी भी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर आपको कोई भी चीज सॉर्ट करनी है ना बेटा, तो मान लीजिए उसको पता कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूं कि ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, उसको करने के ना देखो बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, किसी भी सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारे को परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, सॉल्यूशन के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या है बेटा कि सबके ना मासेस बना लो, कहां पर है, ड्रॉ मासेस एज पॉइंट्स। ठीक है बेटा, मासेस को किससे रिप्रेजेंट करिए आप, पॉइंट से रिप्रेजेंट करिए। दूसरा, टेक एनी वन ऑफ देम एज ओरिजिन। ठीक है बेटा, किसी को भी आप क्या ले लीजिए, ओरिजिन ले लीजिए, किसी को भी आप क्या ले लीजिए, ओरिजिन ले लीजिए। अगर आपको ओरिजिन दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, लेकिन अगर नहीं दी हुई तो किसी भी एक को आप क्या मान सकते हैं, ओरिजिन मान सकते हैं। मैं क्या मानता हूं बेटा, मैं डाउन मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर मानता हूं, लेफ्ट कॉर्नर को क्या मानता हूं बेटा, ओरिजिन मानता हूं। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूं, आप किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है बेटा, नीचे से जो लेफ्ट साइड पे सबसे ज्यादा होती है बेटा, उसको मैं क्या मानता हूं, ओरिजिन मानता हूं। ठीक है बेटा, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, प्लॉट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल masses अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग आप सभी मासेस का क्या ले लीजिए, कोऑर्डिनेट ले लीजिए, है ना। और चौथे स्टेप में आप कुछ नहीं है, अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यहां पर ड्रॉ दी मासेस ऑफ पॉइंट्स, यानी कि यहां पर आपको सभी पॉइंट्स का क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है बेटा, कि हर एक बॉडी का मास पता होना चाहिए, आपकी कंडीशन है ना। और मास फाइंड करने के क्या तरीके होते हैं, देखो बेटा, अगर तो मास आपको कैसे निकालना होगा सर, मास आपको जैसे अगर आपको 1 kg 2 kg दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपको मास कैसा दिया है, डायमेंशंस दे दिए, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे दी है, तो आप कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके आप क्या करेंगे बेटा, टू फाइंड मास, ये चीज आप यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, मास फाइंड करने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, बना के देख लेते हैं, एक आधी क्वेश्चन है ना, जिससे आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा इस सब चीजों के बारे में, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। मैंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सर्कल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बेटा, सर्कल का डायमीटर कितना है, 2a, और इसका भी कितना है, 2a। ठीक है बेटा, इसका मास दे रखा है 3 kg। ठीक है बेटा, 3 kg ले लो, चलो इसका मास ले लो, m ले लो, और इसका मास भी m ले लो। ठीक है बेटा, दोनों का मास सेम दे रखा है ना, और मास सेम मत लो यार, इसका मास 3 kg दे रखा है, इसका मास 5 kg दे रखा है। ठीक है, तो तुम्हारे को बताना है वेयर डज द सेंटर ऑफ मास लाई। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, दोनों के मिडल में, या दोनों से ही बाहर। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे बेटा, बताना जरा फटाफट, बताओ बेटा इसका आंसर बताओ। चलिए सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। तो मुद्दा पता है क्या है, इन क्वेश्चंस में कभी भी आपसे ना, मतलब मैक्सिमम टाइम ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका जो है कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है ना, ये नहीं पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, क्योंकि भाई सब लोगों के, अब भाई एग्जामिनर ने ये ओरिजिन ले लिया हो, क्या पता, है ना, क्या पता एग्जामिनर ने ये ओरिजिन लिया हो और तुमने इसका सेंटर ओरिजिन लिया हो, तो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि भैया कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा यूं पूछेगा कि लाई कहां करेगा, है ना, क्योंकि आप चाहे यहां पर ले, है ना, हमेशा जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी वो तो वही आएगी ना, है ना। तो इसीलिए ये पूछता है कि किसके अंदर लाई करता है। देखो यार सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में अगर मैं जाऊं तो इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि 3 किलो में मान सकता हूं, पूरा का पूरा यहां रखा है, 5 किलो में मान सकता हूं इसके सेंटर पे रखा है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा है इसके। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि डिस्क्रीट मतलब कि यूनिफॉर्म मास सिस्टम है, यूनिफॉर्म मास सिस्टम में तो सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, अब देखो ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भैया 2 मासेस हो गए मेरे, एक यहां पर कितना हो गया 3 kg का, है ना, और एक इससे कितना डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस दूर कितना हो गया 5 kg का।
है ना। यहां पर कितना 0,0 और ये कितना हो जाएगा 2a,0 है ना बेटा। तो यहां पर सिंपल सी बात है XCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, XCM निकालेंगे हमारा वही फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो कितना है 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2a अपॉन में 8। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 10/8a यानी कि 5/4a 5/4a है ना। और YCM तो 0 आएगा क्योंकि देखो y ये भी 0 है ये भी 0 है ना। यानी कि यहां कहीं कहां लाई करेगा बेटा, यहां पर लाई करेगा तुम्हारा 5a/4, ठीक है ना। यानी कि 5a/4 जो है 5a/4 अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5a/4 को सॉल्व करूं तो ये मेरा अप्रोक्स आएगा आपका 1.25a ये आएगा, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन ए। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने ये ओरिजिन माना है तो कहीं यहां पर लाई करेगा, है ना बेटा। तो ये किसके अंदर लाई करेगा बेटा, इनसाइड द स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, किसके अंदर लाई करेगा बेटा, इनसाइड द स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओरिजिन मीटिंग पॉइंट लेंगे ना, ये वाला पॉइंट लेंगे मीटिंग पॉइंट, है ना, तो जो हमारा लाई करेगा ना हमारा सेंटर ऑफ मास, तो हमारे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी 0.25a, है ना। तो आप लोगों का जो निकल के आएगा वो आएगा 3/4 ये निकल कर आएगा, सॉरी 1/4, हाँ 1/4 निकल कर आएगा उस टाइम पर, उस पॉइंट पे 1/4 निकल कर आएगा। और इस तरफ है पॉजिटिव है तो इस तरफ तो यानी कि स्क्वायर के अंदर ही आएगा ना फिर भी, ठीक है ना। तो ये मुद्दा रहता है कि अगर आप कैसे लाई करें, मतलब अगर ओरिजिन इसके सेंटर भी लेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये मुद्दा रहता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन और करा दो इसी पे ही, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। बस तुम्हें ये बताना है कि वही है सेम कि कहां लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी ना सबको, ठीक है। तो एक काम करो, एक ये बनाओ, मैंने बोला भाई एक मेरे पास ऐसा सर्कल दे रखा है, ठीक है, ऐसा सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस a है। फिर इसके बाद यहां पर बगल में, ठीक बगल में क्या लगा हुआ है बेटा, एक स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इसका ये कितना दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है लेट से 2a दे रखा है, 2a दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और दोनों का थिकनेस, इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, ठीक है ना। दोनों की डेंसिटी सेम है और दोनों की जो थिकनेस है, थिकनेस वो कितनी दे रखी है, t दे रखी है दोनों की थिकनेस, ठीक है बेटा। दोनों की थिकनेस कितनी दे रखी है, t दे रखी है। तो अब तुम्हारे को क्या बताना है, वेयर डज द सेंटर ऑफ मास लाई। अब दोबारा यही क्वेश्चन बताना है बेटा, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चलिए सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले यहां पर मुझे मास नहीं पता तो दोनों का मास निकालना पड़ेगा, है ना सर। तो मास ऑफ सिलेंडर, तो भैया आप बोलेंगे सिलेंडर कहां है भैया यहाँ पे, अबे एक बार बताओ, सर्कुलर इसके आगे से शेप है, थिकनेस इसकी टी है, तो सिलेंडर ही तो बन गया, एक सिक्के जैसा नहीं बन गया, तो सिलेंड्रिकल शेप ही तो होती है वो, ठीक है बेटा। तो उसका कितना होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बताया था मास निकालने का फॉर्मूला, डेंसिटी तो दे रखी है, वॉल्यूम कितना है πr²h, आर कितना है a² और h कितना है t, तो कितना आ गया बेटा πρa²t, ठीक है बेटा, ये आ गया। ऐसे हम लोगों का मास ऑफ ये क्यूबॉइड कितना आ गया, क्यूबॉइड कितना आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा तो क्यूबॉइड कितना आ गया सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना है 2a, ब्रेथ भी इसकी कितनी है देखो ध्यान से 2a, और हाइट भी इसकी कितनी, हाइट कितनी है इसकी t, तो कितना हो जाएगा 4a² इंटू टी, तो आ जाएगा बेटा 4a² इंटू में रो इंटू में टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों का मास आ चुका है, इसका मास यहां पर होगा इसके सेंटर में, इसका मास इसके सेंटर में, ये वाला डिस्टेंस भी a, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा खत्म हो चुका है कि मास पता लगा लिए, पॉइंट्स पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था कि भाई उनको ग्राफ पर प्लॉट करो, ठीक है बेटा। एक ओरिजिन मान लो, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया 0,0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जैसे कि 2a डिस्टेंस दूर है तो 2a,0 मास यहां पर प्लॉट कर दिए। इसका मास कितना है πρa²t, इसका मास कितना है बेटा 4ρa²t, ठीक है बेटा, ये चीज इसका मास है। तो यहां पर निकाल लेंगे बेटा, m सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास कितना आएगा XCM, ये हमारा बनेगा वही m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सर यहां पर m1 कितना था हमारा πρa²t इंटू में 0
प्लस में m2 कितना है 4 रो ए स्क्वायर टी इंटू में कितना 2a अपॉन में m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा रो ए स्क्वायर टी तो बाहर आ जाएगा पाई प्लस 4 अंदर रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से ये तो 0 ही हो गया, तो कितना आ गया 4 रो ए स्क्वायर टी इंटू में 2a अपॉन में रो ए स्क्वायर टी पाई प्लस a। तो भैया रो ए स्क्वायर टी से रो ए स्क्वायर टी खत्म, तो कितना आ गया 8a अपॉन में पाई प्लस a। लीजिए सर खत्म, आ गया आंसर। ठीक है बेटा, क्या आ गया 8a अपॉन में पाई प्लस a, है ना बेटा। तो ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी मेरे हिसाब से, आराम से ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आने वाली। ठीक है जी, तो ये हमारे को मेरे हिसाब से आराम से ये बात समझ में आ रही है ना बेटा, आराम से जो है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, तो चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये हमारी एक टाइप थी, ये हमारी ये वाली जो टाइप आती है ये आता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। ये वाली टाइप क्या आती है सर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड टाइप हमारी बनती है वो आती है कैविटी प्रॉब्लम्स। वो कौन सी आती है बेटा कैविटी प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट में से या किसी भी एक सरफेस में से एक छोटा सा पोर्शन कट आउट कर ले तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसके सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना शिफ्ट होगा और किस तरफ शिफ्ट होगा, है ना बेटा। तो वो हम लोग देखेंगे आप कैविटी प्रॉब्लम्स में आगे। ठीक, चलिए सर, ठीक है सर, चलिए पाई प्लस 4 ही तो है बेटा, ये पाई प्लस 4, हाँ 4 है, ये 4 है। आ गया कैविटी प्रॉब्लम डस्टर। ठीक है बेटा, चलो चलिए सर कैविटी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है सर, कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं करना, सारे स्टेप सेम रखने, सारे स्टेप सेम रखने, बस इसमें एक मास का झोल आता है, मास का झोल आता है। क्या चीज, जो हमारा मास ऑफ कैविटी है ना, मास ऑफ कट आउट पोर्शन, मास ऑफ कट आउट पोर्शन। तो बेटा जो कट आउट पोर्शन है उसका जो मास रहेगा ना वो हमेशा क्या लेना होता है आपको नेगेटिव लेना होता है, वो आपको हमेशा क्या लेना होता है नेगेटिव लेना होता है। और जो मास ऑफ कट आउट पोर्शन है इसको फाइंड करने के क्या तरीके हैं, अगर आपके एक लीनियर बॉडी में से, लीनियर बॉडी में से यानी कि अगर आपकी कोई बॉडी 1D बॉडी है और उसमें से कोई पोर्शन क्या किया गया कट किया गया तो आप m/l वाला फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा। ठीक है सर, अगर आपका 2D ऑब्जेक्ट था, है ना, उसमें से कोई पोर्शन कट किया गया तो m/a का फॉर्मूला लगाएंगे मास अपॉन एरिया, और अगर 3D ऑब्जेक्ट था तो आप क्या लगाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे। ठीक है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करके उसका मास निकालेंगे। मास पर यूनिट एरिया, जितना उस कटआउट पोर्शन का एरिया उससे मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकालेंगे। मास पर यूनिट लेंथ, जितने उस कटआउट पोर्शन की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करके उसका मास निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से बात बनती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, ओरिजिन भी वैसे डिटरमाइन करना होता है। और अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा सर्कुलर बॉडी है, इसमें से एक और सर्कल यहां से काट लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कल का मास इसके सेंटर पे लाई करेगा और इस सर्कल का जो कटआउट पोर्शन है इसका मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, है ना। बट फर्क इतना ही रहेगा कि जो इसका मास है बेटा वो क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा नेगेटिव लिया जाएगा, बस फर्क इतना ही होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कैविटी प्रॉब्लम भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया समझ ली। अब एक काम करते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके नीट और जेई के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको मैंने अभी दिखाया, है ना बेटा। मैंने बोला आप लोगों को कि सर मान लीजिए कि अगर आपको क्या दे रखा है, एक सर्कुलर बॉडी दे रखी है, ये है ना, इसका क्या है सर, इसका रेडियस r है और मास कितना है m है ना। इसके रेडियस को एज अ डायमीटर मानकर मैंने क्या कर दिया, एक और ऑब्जेक्ट इसमें से क्या कर दिया कट कर लिया। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया, है ना। अब तुम्हारे को सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी बताना है, रिमेनिंग बॉडी बताना है कहां लाया करेगा। चलिए फटाफट कर देंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा, चलिए सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है सर, तो कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि सर जो अब सबसे पहले हमारे को इस वाले मास का पोर्शन निकालना है ना, इस वाले पोर्शन का मास निकालना है, इसका रेडियस r/2 है। तो आपको पता है कि सर मास ऑफ जो रिमेनिंग पोर्शन है
वो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इंटू में इसका एरिया कितना आएगा पाई इंटू में आर बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बाय 4, इससे कट गया यानी कि कितना आ गया m बाय 4 आ गया। ठीक है बेटा, m बाय 4 आ गया। तो अब भाई ये वाला मास नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो भी कट आउट पोर्शन है उसका मास नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। तो भैया जो भी हमारा, अब एक बार बताऊं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां लाया करता है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्वियस सी बात है इसके सेंटर पे लाया करेगा, यानी कि r बाय 2 डिस्टेंस दूर, यानी कि माइनस m बाय 4 यहां रखा और m बाय 4 m मास यहां पर रखा था। ठीक है, तो भाई खत्म, 0,0 ये रहा, r बाय 2,0 ये रहा। अब यहां पर आप लगाओगे तो xcm जो आएगा ना वो कितना आएगा, माइनस r बाय 6 आएगा, निकाल के देख लेना। ycm तो 0 रहेगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट 0 है इसके, है ना, और xcm जो निकल कर आएगा वो रहेगा माइनस r बाय 6। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर हमारे को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी में ना एक चीज और है ना, अगर मैं कैविटी प्रॉब्लम्स की बात करूं, ठीक है, कि अगर मेरा जो कैविटी बनाई है, ठीक है बेटा, जो मेरा कटआउट पोर्शन है और जो मेरा ओरिजिनल बॉडी था, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करे, है ना बेटा, तो हमारे सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है कि सर अगर मान लीजिए ये आपका कोई भी एक बॉडी थी, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और मैंने एक बॉडी और कट आउट करी जिसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पर है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी शेप सर्कुलर ही हो। ठीक है बेटा, मैं ऐसा भी कट आउट कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर से मैंने एक स्क्वायर कट आउट कर लिया, है ना बेटा, एक स्क्वायर कट आउट कर लिया टेकिंग सेंटर ये, तो भैया दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी आएगा वो भी क्या आएगा, यही पॉइंट आएगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आती है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, तो यहां तक की बातचीत सब लोगों को क्लियर है, पहले बताएं। तो चलिए बेटा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना, कुछ टाइप हमने कैसे देखी, कुछ टाइप हम लोगों ने क्या नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज की देखी, कुछ हमने डिस्क्रीट मास सिस्टम वाली देखी। ठीक है बेटा, कुछ हमने कैविटी प्रॉब्लम्स देखे, है ना बेटा, तो ये कुछ 3-4 तरीके के प्रॉब्लम्स है जो हमने आज देखे। ठीक है बेटा, ऐसे 3-4 तरीके के प्रॉब्लम्स और है ना, जिसको मैं एक क्लास और यानी कि कल की क्लास लेकर आप लोगों को तक डिलीवर करूंगा। ठीक है बेटा, उन कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों का रहेगा बेटा, पहली चीज तो ये वाली थी कि भैया अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दें तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि सच दैट आपका सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर रहे, है ना बेटा। दूसरा आपका थोड़ा सा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी वीडियो जो है बेटा ये आपको ऑब्वियसली बात है कल मिलेगी, है ना, कल लेंगे ये वाली क्लास। ठीक है बेटा, तो आज आप लोगों ने जितना सेंटर ऑफ मास पे सीख लिया बेटा, तब तक आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद जितना टॉपिक जो टॉपिक रहेगा आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। वैसे तो सेंटर ऑफ मास से लिंक्ड कम से कम भी 60 to 70% क्वेश्चंस यही होंगे जो आज का टॉपिक कराया है, इसी से लिंक्ड होंगे। ठीक है, बाकी इसमें एक टाइप और आती है जो कि होती है बेटा यूनिफॉर्म मास सिस्टम की, जिसमें मास यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है या मास एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ या एरिया दिया होता है, तो वो वाला टाइप भी हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है बेटा, कल की क्लास में अपना सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास में इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप सारे पीवाईक्यूज लगा सकेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से मेहनत कर लो भाई, है ना। थोड़ा सा पता नहीं कब होगा पेपर तुम्हारा, तो बढ़िया है, बोनस है तुम्हारे को, थोड़ा और टाइम मिल रहा है, तो भैया मेहनत करो बढ़िया तरीके से, है ना। और लग रहा है कि भैया हाँ आप लोगों को पीवाईक्यू की भी एक सीरीज निकालनी चाहिए, ठीक है ना, पीवाईक्यू की भी क्लास होनी चाहिए, तो आप लोग मेरे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर हुआ तो ठीक है, हम एक लाइव सेशन रख के आपके पीवाईक्यूज भी कवर करा देंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।